भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना शुरू किया और इसी नीति के तहत भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके तहत भारत में भारतीयों को आपस में बांटने का प्रयास किया जाता है। और इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार अर्थात अंग्रेज पूर्णतः सफल भी रहे थे, क्योंकि हम लोग आखिर में देखते हैं कि जो भारत है जब स्वतंत्र हुआ तो वो दो भागों में बट गया था, पाकिस्तान और भारत। तो जो अंग्रेज जिस नीति का उन्होंने अनुसरण किया, फूट डालो और राज करो, उसमें एक तरह से सफल रहे थे। तो इसी नीति के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना और भी बहुत कुछ चीजों के बारे में। मुस्लिम लीग से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आप लोग पता नहीं शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, शेयर जरूर कर दिया करिएगा ताकि जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग देखते हैं व्यूज काफी कम आता है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो मुस्लिम लीग पर आते हैं तो देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई, लेकिन ये कोई एकाएक घटित घटना नहीं थी कि भाई मुसलमानों ने सोचा कि भाई हमको भी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसा अपने को भी एक पार्टी चाहिए, चलो हम भी पार्टी बना लेते हो। जो एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है वाला, तो ऐसा कुछ नहीं था कि एकाएक घटित घटना। इसके पीछे काफी सारा कारण था, मतलब काफी समय से जो है ऐसा सुगबुगाहट हो रहा था और इस चीज को अंग्रेज ही हवा दे रहे थे। अंग्रेज ही हवा दे रहे थे कि जो मुस्लिम है उनको अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से वही जो है इस चीज को काफी फैला रहे थे कि इनके लिए एक संगठन स्थापित किया जाए जो धर्म के आधार पर हो। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित हुआ था 1885 में, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने ना आगे चल करके ये कहना शुरू किया मुसलमानों को कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो एक हिंदूवादी संस्था है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। जो बदरुद्दीन तैयब जी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा काफी सारे यूरोपीय लोगों ने, जो कि ईसाई थे, उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और भी बहुत सारे मुस्लिम नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन अंग्रेज जो है मुसलमानों को यह करके भड़काते थे कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का संगठन है, तुम लोग उसमें जुड़ोगे तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा। तो शुरू से उनका ये रवैया रहा। तो एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, सर सैयद अहमद खां, मैं नहीं लिखूंगा, सर सैयद अहमद खां। ये जो हैं भारत में जो मुस्लिम लोग थे उनके एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने जो है मुसलमानों में जो भी कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ मुसलमानों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अलीगढ़ कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अलीगढ़ में था जो उत्तर प्रदेश में है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या फिर अलीगढ़ कॉलेज, यही आगे चल करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन शुरू में ये कॉलेज था, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसको शुरू किया था ताकि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, वो अच्छे से पढ़ लिख जाएं और जो क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार की नौकरियों को प्राप्त करें। तो ऐसा जो है सर सैयद अहमद जी का विचार था। तो शुरुआत में जो सर सैयद अहमद खां थे ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रभाव में वो आते चले गए और वो जो है मुस्लिमों के लिए ही बात करने लगे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय सर सैयद अहमद खां ने कोई मतलब खुशी प्रकट नहीं की, मतलब उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद। अब देखिएगा, मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने क्या किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शुरू में तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये हमारे हिसाब से काम करेगा,
क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कहीं ना कहीं उस समय की ब्रिटिश सरकार का काफी रोल था। मतलब वो लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ संगठन स्थापित हो, लेकिन भारतीयों ने उसको अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। तो शुरुआत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका ब्रिटिश सरकार ने काफी समर्थन किया, सहानुभूति रखती थी ब्रिटिश सरकार। लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेजों को पता चलने लगा कि भाई ये जो कांग्रेस है ये हाथ से निकल रही है, तो कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। मतलब विरोध नहीं किया, कांग्रेस के प्रति थोड़ा सा कठोर रूप अपनाना शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने। और सन 1888 में मैंने बताया था कि सन 1888 में सर सैयद अहमद खां और बनारस के एक हिंदू राजा, इन दोनों ने मिल करके अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के ही, मतलब अंग्रेजों ने ही इनको प्रोत्साहन दिया और अंग्रेजों के प्रोत्साहन से ही 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। किस चीज की? ये 1888 में स्थापित हुई थी। ये अंग्रेजों के प्रोत्साहन से, अंग्रेजों के प्रश्रय में सर सैयद अहमद खां और बनारस के एक हिंदू राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध इस संस्था को खड़ा किया था। तो क्या नाम था इस संस्था का? यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो यहां पर जो सर सैयद अहमद खां हैं इनका नाम है, तो आपको ये वाला चीज याद रखना है। इसके बाद देखिएगा 1890 में क्या होता है, ये जो आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसका जो मीटिंग है ये ढाका में होता है। ढाका कहां पर है? वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इनका जो मीटिंग है ढाका में रखा जाता है सन 1890 में। और यहां पर पहली बार जो मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि ये मुस्लिमों के लिए था, कोई बाहरी जो दूसरे धर्म के लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, केवल मुस्लिम आए हुए थे पूरे भारत के। तो वो लोग जो है यहां पर तय करते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हमको जो है अपने मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम संप्रदाय का एक राष्ट्र स्तर का संगठन स्थापित करना चाहिए, जिसके नेतृत्व में हम लोग जो है अपनी मांगों को सरकार तक रख सके। तो ये लोग जो है ऐसा एक मांग रखते हैं कि भाई हमको जो है ऐसा ऐसा कुछ चीज चाहिए। और ये जो मतलब चीज है, मतलब यहां पर ये लोग बोलते हैं ऐसा हमको एक संगठन चाहिए। तो ये पहली बार कब हुआ था? 1890 में ढाका में। मतलब मुसलमानों ने अपने लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन की मांग की। इसके बाद आगे फिर और ऐसे मीटिंग होता रहा होगा, सभा होता रहा होगा, जहां पर ये लोग इस तरह की मांग करते रहे होंगे। अब समय आता है सन 1906 का। सन 1906 में 1 अक्टूबर 1906, इस दिन एक प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व कर रहे थे आगा खां, एक व्यक्ति का नाम और याद रखेंगे जो कि इस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो थे आर्चबोल्ड। ये अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो यहां पर जो सर आगा खां है, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, और प्रतिनिधि मंडल का नायक कौन था? तो आर्चबोल्ड। इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो देखिएगा ये मतलब इनके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल, वो जो है 1 अक्टूबर सन 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। इस समय मिंटो था वायसराय, तो शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं। अब देखिए शिमला में काहे मिल रहे हैं भैया? राजधानी तो उस समय कलकत्ता थी ना, तो शिमला में क्यों? तो देखिएगा शिमला जो है अंग्रेजों का वो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। मतलब उनको यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो लोग शिमला को अपनी दूसरी राजधानी बनाए हुए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल के समय में शिमला को दूसरी राजधानी बनाई गई थी। मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है सारा कुछ। तो ये जो प्रतिनिधि मंडल है कब मिला था? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1 अक्टूबर 1906 में। किसने नेतृत्व किया था? आगा खां और आर्चबोल्ड। उसके बाद कहां मिले थे? तो शिमला में मिले थे। किससे मिले थे भैया? मिंटो से। ये मिंटो द्वितीय है, मिंटो द्वितीय। एक मिंटो जो है पहले गवर्नर जनरल के रूप में आया था, मिंटो।
तो ये हो गया। अब यहां पर ये लोग मिलते हैं, काहे मिलते हैं? ऐसे क्या चाय पानी पीने के लिए गए थे? नहीं, ऐसा कुछ के लिए नहीं गए थे। ये लोग जो है अपनी मांगे रखने के लिए गए थे, कुछ इनको इनकी डिमांड थी, कुछ मांगे थी, उसके लिए ये लोग गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने गया था, इसके पीछे उस समय के बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों का हाथ था। मतलब कि काफी सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों को, जैसे कि यहां पर देखो अलीगढ़ कॉलेज का एक प्रिंसिपल है जो कि अंग्रेज था, तो इन्होंने जो है इनको, जो मुस्लिमों के जो नेता रहे होंगे आगा खां और बाकी सारे लोग, तो उनको जो है काफी मतलब प्रोत्साहन दिया होगा, उनको काफी बढ़ा चढ़ा करके बुलाया होगा, चना के झाड़ पे चढ़ाया होगा कि जो तुम लोग जो है वायसराय से मिलो और वायसराय के सामने अपनी मांगे रखो, वायसराय मना नहीं करेगा। तुमको एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, वो खड़ा करो, उसके लिए तुमको वायसराय से मिलना पड़ेगा। तो इस प्रतिनिधि मंडल का शिमला में वायसराय से मिलना, ये जो है अंग्रेजों का ही एक मतलब अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था। मतलब कि जो बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हीं के प्रश्रय में ये जो प्रतिनिधि मंडल है वायसराय से मिलता है और वायसराय के समक्ष अपनी मांगों को रखता है। तो भाई इनकी क्या क्या मांगे थी जो कि 1 अक्टूबर 1906 को रखी गई थी? पहला चीज बोला जाता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोला मैंने? पहला, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। यहां शिमला में यह मांग रखा गया कि हमको जो है मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। तो बोला इन्होंने कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए मुसलमानों के लिए अलग से, चाहे वो आपका केंद्रीय विधायिका हो या प्रांतीय विधायिका हो या फिर स्थानीय स्तर का हो, सब में हमको जो है पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था हमारे लिए कर दो। हमारे लिए जो है हमारे ही संप्रदाय का व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होगा, हम उनको वोट देंगे, दूसरे जाति के लोग वोट नहीं देंगे, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, न कि सभी लोगों का। तो ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो ठीक है, ये इनकी पहली मांग थी। दूसरी मांग ये लोग करते हैं कि विधानसभाओं में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के आधार पर दूसरी मांग इनकी ये थी कि मुसलमानों को विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या से अधिक स्थान दिया जाए। मतलब कि क्या होता था, आज भी होता है ना, आज वैसे ऐसा नहीं होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली नहीं है। आज क्या होता है, आरक्षण दिया जाता है, सीटें जो है आरक्षित होती है। जैसे कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, लोकसभा क्षेत्र हो, अगर वहां पर मान लो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है और वहां पर अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो सीट जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही एससी के लिए भी होगा। इस टाइप से सीट जो है आरक्षित होती है। लेकिन इन्होंने बोला हमको क्या चाहिए, अपनी जनसंख्या से ज्यादा स्थान चाहिए, ये बोला, आवश्यकता से ज्यादा, और साथ ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तीसरा चीज इन्होंने बोला सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक से अधिक स्थान दीजिए। मतलब योग्यता जाए भाड़ में, आप जो है मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक स्थान दीजिए। देखिए उस समय क्या था ना कि जो मुस्लिम समुदाय था उसमें जो शिक्षा का स्तर था बहुत कम था, जबकि भारतीयों में शिक्षा का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था और जो मुस्लिम थे उनमें शिक्षा का स्तर काफी कम था। जो सर सैयद अहमद खां थे ना, वो जो मुस्लिम लोग हैं उनको काफी मतलब प्रेरित करते थे कि आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तभी नौकरी पाओगे, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएगा। तो शिक्षा का स्तर काफी कम था। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हमको जो है अधिक से अधिक नौकरी दो। ठीक है भाई, मांग ठीक है, लेकिन योग्यता के हिसाब से सबको मिलेगा बराबर। तो ये चीज था, ये वैसे जायज था ये चीज। उसके बाद देखिएगा अगला चीज है इनका, चौथी जो मांग है, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सरकारी अनुदान दिया जाए। मतलब ये लोग जो हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे, तो उसके लिए सरकार जो है अनुदान दे, ये बोला इन्होंने, चौथा पॉइंट। इस बाद इनकी जो पांचवी मांग थी वो था कि वायसराय की परिषद में, वायसराय का जो परिषद होता था, गवर्नर जनरल के समय से ही गवर्नर जनरल की परिषद होती थी। हम लोगों ने देखा ना, शुरू में 4, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 ऐसे बढ़ते चला गया। तो इन्होंने बोला कि वायसराय की परिषद में अगर भारतीयों को स्थान दिया जाता है तो वहां पर मुसलमानों का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये चीज ठीक है, इस तरह की मांगे करो, ठीक है। लेकिन जो पहला वाला था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, तो ये जो है देश को पूरी तरह से बांटने वाला चीज था। अभी मैं उस पर आऊंगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। और बाकी सब तो ठीक है, ठीक ठाक डिमांड है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो जो पहला वाला इनका जो मांग था जो कि शिमला में रखा गया, तो ये तमाम मांगे कहां रखी गई, शिमला में, लॉर्ड मिंटो के समक्ष। और मिंटो
ये मतलब इसने हामी भर दी कि हाँ ठीक है भैया, मैं जो हूं तुम्हारी इन मांगों पर जरूर गौर करूंगा, ध्यान दूंगा। एक तरह से उसने समर्थन दे दिया, ठीक है। और जो मुसलमान अपने लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहते थे, कहीं ना कहीं उस चीज का भी समर्थन मिंटो ने दे दिया। मतलब कि आप करो, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, ये इसने बोल दिया। अब ये लोग जो है खुशी खुशी वापस आ जाते हैं और फिर तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो काम होके रहेगा, इस टाइप से। इसके बाद देखिएगा, मिंटो के समर्थन मिलने के बाद, मतलब कि मिंटो के समक्ष इन्होंने अपनी मांग रखी और मिंटो ने उनका समर्थन किया। इसके फलस्वरूप 30 दिसंबर 1906 में, 30 दिसंबर 1906 ढाका में, कहां पर है भी ढाका? बांग्लादेश में है। तो ढाका जो है उस समय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और ढाका उस समय पूर्वी बंगाल का राजधानी था, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था ना, हमने पढ़ा है बंगाल विभाजन। तो पूर्वी बंगाल का जो राजधानी था वो ढाका था, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो ढाका में ही 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग या कहें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित होता है। कब? 30 दिसंबर 1906 में। काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। सलीमुल्लाह खां, नाम याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खां। सलीम, ये ढाका के नवाब थे, सलीम उल्लाह खां। ये जो है संस्थापक अध्यक्ष थे, ढाका के नवाब थे ये, सलीमुल्लाह खां संस्थापक अध्यक्ष। इसके बाद एक नाम याद रखेंगे, मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने मुस्लिम लीग के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? मुश्ताक हुसैन ने। पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो अमृतसर में हुआ। मुश्ताक हुसैन, पहला अधिवेशन कहां हुआ? अमृतसर में। तो मुश्ताक हुसैन ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, यहां पर जो है बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं देखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि जो मुस्लिम लीग है उसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बच्चे मार के आ जाते हैं, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां ने ये संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष। और जो पहला अधिवेशन हुआ अमृतसर में, उसकी अध्यक्षता की थी मुश्ताक हुसैन ने। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, मतलब कुछ ना कुछ तो उद्देश्य था। वैसे हम लोगों ने इसकी जो मांगे देखी तो एक तरह से वो भी इनके उद्देश्य थे ना, मांग भी। तो देखिएगा, इनका जो पहला था, भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, भक्ति उत्पन्न करना। मतलब देखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी दल था, उसने एक बार क्या बोला था, बदरुद्दीन तैयब जी ने शायद बोला था कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने सबके लिए कहा था, शिक्षित भारतीयों के लिए कहा था कि भारत के जो शिक्षित भारतीय लोग हैं वो पूरी दुनिया में जहां जहां भी ब्रिटिश का उपनिवेश है, उनमें सबसे ज्यादा राजभक्त भारत के पढ़े लिखे लोग हैं। ये बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। तो यहां पर क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग का उद्देश्य होता है कि वो जो है मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति, और जो ब्रिटिश ताज है, ब्रिटेन का जो भी सम्राट होगा या महारानी होगी, उसके प्रति भक्ति उत्पन्न करना। मतलब कि हमको जो है ब्रिटिश सरकार से लड़ना नहीं है, उनके प्रति हमको उनके शासन का समर्थन करना है और उनके प्रति भक्ति प्रकट करना है। तो ये जो है मुस्लिम लीग का पहला उद्देश्य था। मतलब खुद तो भक्ति करो ही करो, बाकी अपना जो मुस्लिम समुदाय है उसमें भी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ताज के प्रति भक्ति उत्पन्न करना। उसके बाद अगला है दूसरा, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कि उदारवादी लोग थे ना, वो भी क्या चाहते थे, ब्रिटिश सरकार बना रहे और ब्रिटिश सरकार के छत्र छाया में, ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में हम जो है अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करें। ये चीज किसकी मांग थी? उदारवादी नेताओं की। तो सेम यही चीज जो है मुस्लिम लीग वाले भी बोलते हैं कि हमको जो है मुस्लिम संप्रदाय के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करनी है। अब देखिएगा, जो मुश्ताक हुसैन है, अमृतसर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस अधिवेशन में इन्होंने जो मांग रखी थी ना, उस पर अब हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। वो मांग क्या था? पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाए, पृथक निर्वाचक मंडल या फिर पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई जाए। किनके लिए? मुसलमानों के लिए। पृथक निर्वाचन व्यवस्था या फिर प्रणाली या मंडल, कुछ भी बोल लो, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, इसकी मांग की जाती है प्रथम अधिवेशन में। व्यवस्था
और इनकी ये जो मांग है ना, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मतलब कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल हो, अलग से निर्वाचक मंडल हो, अलग से उनके लिए निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए, अलग से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये मांग इन्होंने रखा मुश्ताक हुसैन की अध्यक्षता में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ उसमें। और जब ये लोग शिमला गए हुए थे तो वहां पर भी वायसराय से ये चीज बोला गया था कि भाई हमको जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था हमारे लिए करके दो, हमको जो है सबके साथ मिलके नहीं रहना है, अपना हम अलग से देखेंगे, अलग से अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे, उसमें से हम किसी को अपना नेता चुनेंगे, वही हमारा काम करेगा, इस टाइप से इन्होंने बोला। तो ये जो डिमांड है इन्होंने जो रखा था पृथक निर्वाचन व्यवस्था, आगे चल करके सन 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था ना, उसमें इस मांग को पूरी की गई थी। और ये जो चीज है ना, कोई सही तरीका नहीं था, क्योंकि इससे देश बंटने वाला था, इससे देश जो है बंटने वाला था। और आगे चल करके सिखों ने भी मांगा कि भाई हमको भी अलग से निर्वाचन चाहिए, ईसाइयों ने मांगा। इसके बाद जो अपने बाबा साहेब अंबेडकर है ना, उनके नेतृत्व में दलितों ने भी बोला कि भाई हमको भी पृथक निर्वाचन चाहिए। तो इससे तो देश भाई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र और उसमें अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग नेता, अलग अलग विधायक, अलग अलग सांसद। तो अब हम लोग ना इसको समझते हैं, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है ये आखिर क्या भला था, इस चीज को हम लोग समझते हैं। माफी चाहूंगा, मेरा जो डस्टर है मैं अभी रखना भूल गया, मुझे अभी याद आ रहा है, तो मुझे ये हाथ से क्लीन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम लोग समझते हैं अब पृथक निर्वाचन प्रणाली। वैसे ना मैंने पृथक निर्वाचन प्रणाली को पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो था ना, जो मैं जनवरी फरवरी में बना रहा था, तो उन वीडियोज में मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है। खैर वो अलग चीज था, इसमें हम लोग अच्छे से कायदे से देखेंगे। तो यही जो चीज था ना, ये जो अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की जो नीति चलाई हुई थी, वो फूट डालो और राज करो की नीति यही थी। मतलब भारतीयों को बांट दो, हिंदू मुस्लिम में बांट दो, अलग अलग बांट दो। बाद में फिर सिखों को अलग किया गया, ईसाइयों को अलग किया, दलित भी अलग होने को तैयार थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रयासों से दलित जो है अलग नहीं हुए, तो वो अच्छी चीज थी। तो देखिएगा कुछ उदाहरण से समझते हैं। आप लोगों को पता होगा, पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है कि जो प्रांत है, राज्य है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, पहले की नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में जो है जितने भी राज्य हैं उनमें विधायिका है, विधानसभा, और विधानसभा में विधायक होते हैं ना, विधायक। और विधायक को कौन चुन करके भेजता है? हम जो जनता है। मान लो हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, ये मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है तो छत्तीसगढ़ को 90 विधानसभा सीटों में बांटा गया है। ये जो पूरा छत्तीसगढ़ है इसको 90 विधानसभा सीटों में बांटा गया, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र। जैसे अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे आपका बीजापुर है, सुकमा है, बस्तर है, जगदलपुर है, ऊपर जाएंगे तो धमतरी, रायपुर, बिलासपुर। तो ये सब जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। टोटल कितने विधानसभा हैं? 90 विधानसभा। वहीं अगर हम लोग संपूर्ण देश की बात करें तो देश में क्या होता है भाई? लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा। जो लोकसभा में जो बैठते हैं, राज्यसभा में जो बैठते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सांसद। अभी की स्थिति में सांसद या फिर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा में विधायक, विधानसभा में विधायक। तो अभी क्या होता है, मान लो कोई एक विधानसभा क्षेत्र है या फिर कोई एक संसदीय क्षेत्र है जहां से हमको एक विधायक अथवा एक सांसद को चुनना है। तो हम लोग उदाहरण के लिए जो है एक सांसद ले लेते हैं। दोनों लगभग एक ही तरीके से चुने जाते हैं, जनता जो है वोट देने जाती है, उसी तरीके से दोनों चुने जाते हैं। तो देखिएगा हम लोग एक ले लेते हैं, सांसद ले लेते हैं, जिसको हमको जो है लोकसभा में भेजना है। तो मान लो कोई एक संसदीय क्षेत्र है, कोई एक संसदीय क्षेत्र है, मान लो ये एक संसदीय क्षेत्र है। कोई एक शहर है, वो आपका शहर हो सकता है, जहां से भी हो, दिल्ली से हो, आगरा से हो, लखनऊ से हो, रायपुर से हो। मान लो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर, तो उसका ये संसदीय क्षेत्र है। तो अब जो है रायपुर है, तो यहां से मान लो यहां से हमको एक सांसद का चुनाव करना है। तो सांसद का चुनाव होगा तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अपने अजीत जोगी जी जिनका देहांत हो चुका है, तो उनकी जो पार्टी है, इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, तो ये सब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर खड़ा करेगी, उतारेगी कि भाई हमारे तरफ से ये प्रतिनिधि है। वहीं कुछ लोग जो है निर्दलीय भी खड़े होंगे। मतलब कि एक संसदीय क्षेत्र, सेम यही चीज जो है विधानसभा क्षेत्र के लिए भी होगा। एक संसदीय क्षेत्र, यहां पर जो है
जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम पे कितने 70-80 लोग शायद चुनाव में खड़े थे ना, कितने सारे ईवीएम मशीन रखना पड़ा होगा, लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई उनका नेता कहां पर है। तो एक चुनाव क्षेत्र से, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, एक व्यक्ति मतलब एक ही चुना जाएगा आज के समय में, तो उसके लिए जो है कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, उनमें से जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से अपने हिसाब से वोट देंगे। अब कोई बोलेगा भाई मेरे को तो फला पार्टी वाले ने मेरे को चेप्टी दिया है, दारू दिया है, मैं उसको वोट दूंगा। कोई बोलेगा मेरे को फला आदमी ने कंबल दिया है, मैं उसको वोट दूंगा। कोई बोलेगा कि वो जो है अच्छा आदमी है, काम करने लायक है, मैं उसको वोट दूंगा। कोई बोलेगा वो मेरे जात का है, मैं उसको वोट दूंगा। कोई बोलेगा भाड़ में जाए, मैं आंख बंद करके बटन दबाऊंगा, मतलब कि कुछ भी। तो लोग जो है अपने हिसाब से वोट देंगे। तो यहां पर हमको जो है पूरी आजादी है कि हम अपने हिसाब से किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, उन्होंने ऐसा चीज लाया ना जिससे लोग मतलब जो लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने ऐसी तरकीबें की जिससे लोगों को बांटा भी जाए। तो उस समय क्या हुआ देखिएगा, 1892 में जो अधिनियम आया था उसके तहत विधायिकाओं में जो मनोनीत सदस्य थे उनको चुन करके भेजने की व्यवस्था की गई। मतलब कि 1892 में भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। कब? 1892 में। तो उसके बाद से ना कुछ प्रतिनिधियों को वोट दे करके जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, वहां पर वोट दे करके भेजा जाना शुरू हो गया था, ये वाली चीज, वोट देने वाली चीज। तो अब जो है चीजें चल रहा था। अब इस समय अभी जैसे चल रहा है ना वैसे ही था। उस समय कोई मतलब धर्म या फिर संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं होता था। लेकिन जो मुसलमान थे उन्होंने बोला कि भाई हमको जो है अपना अलग प्रतिनिधि चाहिए, अपने अलग प्रतिनिधित्व चाहिए, अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। इन्होंने बोला कि एक तो उनका प्रतिनिधित्व क्षेत्र क्या था, मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली, उसको हम लोग समझ रहे हैं ना। तो वो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली या व्यवस्था। तो देखिएगा, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है इसको समझते हैं। मान लो ये एक क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, रायपुर ही मान लेते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहां से हमको जो है विधायक का चुनाव कराना है, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। तो इस पृथक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन व्यवस्था के तहत क्या होगा कि जो मुस्लिम है उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा, उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा। बाकी जो बच गए उसमें हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे, मतलब वो जनरल कैटेगरी टाइप का समझ लो। तो उसमें अलग से होगा। तो इसको जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। ये पूरा रायपुर विधायिका क्षेत्र है। तो हो सकता है यहां पर मुस्लिमों का बस्ती हो, यहां पर हो, इक्का दुक्का छुटपुट इधर उधर भी रहते हो। मतलब पूरे क्षेत्र में जो है मुस्लिम थोड़े बहुत इस टाइप से हैं। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि इस तरफ जो है खाली मुस्लिम है, इस तरफ जो है गैर मुस्लिम, ऐसा तो हो नहीं सकता ना किसी शहर में। तो सब तरफ जो है बिखरे हुए होंगे। तो यहां पर जो है मान लो पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अनुसार लागू हो गया पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मान लो। वैसे तो 1909 के बाद ये चीज लागू ही हो गया। तो अब यहां क्या होगा, रायपुर शहर के लिए अब यहां पर विधायक का चुनाव करना है। तो यहां पर कितने विधायक होंगे मालूम है? 2 विधायक। एक विधायक होगा जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। सामान्य वर्ग में उस समय जितने भी गैर मुस्लिम थे, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, दलित हो गए, वो सब सामान्य में आएंगे, उनके लिए एक विधायक। दूसरा होगा जो कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत चुन करके आएगा, वो मुस्लिम संप्रदाय से आएगा, मुस्लिम संप्रदाय से आएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि रायपुर शहर का उदाहरण दिया, वहां से हमको एक सांसद चुनना है और सांसद के चुनाव के लिए, निर्वाचन के लिए अलग अलग पार्टियां जो हैं अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेगी। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही होगा। उस जमाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला अपना व्यक्ति खड़ा करेगा, कोई दूसरा पार्टी होगा वो भी अपना आदमी खड़ा करेगा, इस टाइप से। हालांकि उस टाइम पे थोड़ा सा अलग होता था। तो यहां पर क्या होगा कि एक ही क्षेत्र है और यहां पर 2 प्रकार के लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होंगे। एक प्रकार के लोग होंगे
अब जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति ही खड़ा हो, दो भी खड़ा हो सकता है, तीन भी खड़े हो सकते हैं, चार भी खड़े हो सकते हैं, पांच भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनको वोट कौन देगा? सामान्य वर्ग के लोग। मुस्लिम लोग उनको वोट नहीं देंगे, मुस्लिम लोग वोट उनको नहीं देंगे। मुस्लिम किसको वोट देगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिनिधि को वोट देंगे। हो सकता है उसके प्रतिनिधित्व के लिए 4 लोग खड़े हुए हों, 5 लोग खड़े हुए हों, 10 लोग खड़े हुए हों, तो उन्हीं में से किसी एक को वो लोग अपना नेता चुनेंगे। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो एक ही विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक होंगे, एक ही विधानसभा क्षेत्र से 2 विधायक होंगे। एक जो है सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा इस क्षेत्र में। ये मान लो रायपुर शहर है, ये रायपुर शहर है मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, अपना शहर ले सकते हो, ये बस उदाहरण के लिए है, कोई बुरा मत मानना। मान लो कि ये रायपुर शहर है और यहां पर जितने भी मुस्लिम लोग हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए एक अलग से प्रतिनिधि जिनको उन्होंने वोट दे करके जिताया है, और इस एक विधायक के पद को पाने के लिए 4 लोग चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट दिया जाएगा मुस्लिमों द्वारा, वही जो है विधायक बनेगा। तो ये हो गया आपका मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व। ये पूरे क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम होंगे उनका वो प्रतिनिधित्व करेगा, उनकी समस्याएं ये दूर करेगा। वही दूसरी तरफ जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य जिसके अंतर्गत सब आएंगे मुस्लिमों को छोड़ करके, उनका प्रतिनिधित्व ये करेगा, मतलब एक क्षेत्र। अभी देखो रायपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर एक विधायक है, लेकिन इस तरह का जो निर्वाचन व्यवस्था होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली, उससे क्या हो रहा है? 2-2 विधायक। अब मान लो आगे चल करके मुस्लिमों ने मांगा, मुस्लिमों को मिल गया। सिखों ने भी बोला भैया हमको भी दो, सिखों को भी मिल गया। बाद में कुछ स्थानों पर ईसाइयों को भी मिला था, जो थे ईसाई। उसके बाद देखो दलित, वो भी मांग रहे थे, अगर दलितों को भी चलो दे दिया जाता। उसके बाद चलो जैन भी मांग लेते, बौद्ध भी मांग लेते, और जितने संप्रदाय के लोग हैं, नहीं भैया हमको भी चाहिए, अलग अलग भाषा भाषी वाले मांग लेते। तो इस प्रकार से अगर मान लो इस तरह से कुछ व्यवस्था हो जाता, सिख ईसाई दलित सबको मिल जाता, अंग्रेज सबको दे देते, बांटो, सबको बांटो, अलग अलग कर दो, कोई एक ना हो, तो एक ही विधानसभा क्षेत्र में कितने विधायक देखो, ये जो है एक दलित का नेतृत्व कर रहा है, एक ईसाई का नेतृत्व कर रहा है, एक सिख का नेतृत्व कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में। मतलब कि एक विधानसभा क्षेत्र, और वहां पर रहने वाले अलग अलग लोगों को, जो अलग अलग जाति अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए अलग अलग प्रतिनिधि। तो चुनाव कराना भी कितना झंझट वाला काम होता रहा होगा। आज देखो एक विधानसभा क्षेत्र में नॉर्मल जो बिल्कुल शांत जगह होता है ना, वहां पर भी कई जगह देखिएगा आप लोग 5, 10, 15 लोग खड़े हो जाए रहते एक विधायक के सीट के लिए। तो यहां पर जब इस टाइप का व्यवस्था होगा, तो यहां पर 5 सीट है टोटल, और इन वर्गों से आना है, तो एक एक वर्ग से सोचो अगर 5-5 लोग भी खड़े होते हैं तो कितने 25 लोग, कितना मतलब कंफ्यूजन वाला मामला होता रहा होगा। तो सिखों के लिए अलग से खड़े होंगे, 5 लोग खड़े होंगे, ईसाइयों के लिए अलग से खड़े होंगे, दलितों के लिए अलग से खड़े होंगे। चुनाव के टाइम पे जो प्रतिनिधि हैं उनमें से कोई एक एक जो है जीत करके जाएगा। तो सोचिएगा उस समय जो विधानसभा रहा होगा, विधायिका रही होगी, तो उसमें एक ही विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व वहां पर होते रहे होंगे। शुरुआत में तो ये जो हिंदू और हिंदू तो नहीं, सामान्य कहलाएंगे वो, तो मुस्लिमों को मिला सबसे पहले, बाद में फिर सिखों ने, फिर दलितों ने भी मांग की। ये मैं उदाहरण के लिए ये लिखा हूं, अगर दलितों को भी मिल जाता। दलितों को नहीं मिला था, ध्यान रखना, हालांकि उन्होंने मांग किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने बोला कि भाई अंग्रेज जो है हमको बांट रहे हैं, इस चीज को समझो, क्योंकि देखो ये पूरी तरह से बांटने वाला ही काम है ना। अगर मान लो कि आप किसी मुस्लिम बस्ती में रह रहे हो, अब वहां पर आपको कोई समस्या होता है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अपने वाले नेता के पास जाना पड़ेगा। आपको जिसने वोट दिया है, आपने जिसको वोट दिया है, आपने किसको वोट दिया है? सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को वोट दिया है, तो आप उसके पास जाएंगे। वही जो मुस्लिम व्यक्ति मान लो किसी सामान्य जो हिंदुओं के मोहल्ले वगैरह में रहता होगा, तो उसको कहां जाना होगा? अपने मुस्लिम प्रतिनिधि के पास जाना होगा। तो कितना मतलब ये बांटने वाला काम था। और चुनाव प्रचार भी कैसा होता रहा होगा उस टाइम पे, अगर होता रहा होगा तो, मतलब कि मुस्लिम के लिए वोट दो, सामान्य के लिए वोट दो, इस टाइप से। तो ये चीज था, ये पूरी तरह से अंग्रेजों का पूरा प्लान था कि भाई ये वाला जो चीज है इसका प्रलोभन दो और फिर इनको आपस में बांटना शुरू कर दो। अगर आज ये चीज लागू हो जाए तो सोचो क्या होगा। तो यही अंग्रेजों की क्या थी? फूट डालो और राज करो। मतलब मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधि, मुस्लिमों के लिए एक ही क्षेत्र से अलग प्रतिनिधि, सामान्य वर्ग के लिए अलग प्रतिनिधि। तो यही क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। और उस समय में ऐसा जो
ये जो विधायिका है या विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र, ऐसा एक ही तो नहीं होता रहा होगा, बहुत सारा रहा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर था, दुर्ग था, बिलासपुर था। हालांकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता था क्योंकि ये थोड़ा सा शांति प्रिय वाला इलाका था, लेकिन जिस तरफ ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या थी उस तरफ ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने ये चीज़ किया था। देखो यहाँ पर किसी का कोई वो नहीं था कि मुसलमानों ने ऐसा किया या फिर हिंदुओं ने ऐसा किया। ये सारा कुछ किया कराया किसका है? ब्रिटिशों का है, अंग्रेजों का है। उन्होंने जो है सबको क्या कहना चाहिए, बरगलाया, सबका ब्रेन वॉश करवा दिया, इस टाइप से किया। दलितों का भी उन्होंने ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया था कि तुम जो है हिंदुओं के साथ रहोगे, तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। और वो भी इस तरह का पृथक प्रतिनिधित्व के पीछे भाग रहे थे कि भाई हमको भी पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा जो काम है वो सामान्य वर्ग का नेता, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि हमारा काम नहीं करता है, हमको क्या चाहिए? पृथक प्रतिनिधित्व चाहिए, उन्होंने भी बोला था। लेकिन जो महात्मा गांधी जी ने फिर बाबा साहेब अंबेडकर को समझाया, उसको हम लोग देखेंगे आगे आने वाले समय में, वो भी टॉपिक है एक, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये वाला जो चीज है ना, ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियो में ना जो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट है या फिर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसको आप लोगों को एक बार और अच्छे से समझा सकूं, या फिर आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।